स्मृति शेष प्रेम कुमार पोद्दार के आज में दरभंगा हाउस पहुंचे कई ऐसे दिग्गज जो राज्यसभा सांसद, उप सभापति और कई गणमान्य हस्तियां पहुंचे और उनके जो विचार थे वो व्याख्यान किए। हम आपको सुनाते हैं कि किसने क्या कहा उनके बारे में और वो कैसे व्यक्ति थे। पोद्दार जी, उनके पुत्र श्री पुनीत पोद्दार जी, पोद्दार परिवार के सभी सदस्य और इस सभागार में उपस्थित अनेक गणमान्य सांसद और पूर्व सांसद आदरणीय मनीष जायसवाल जी, आदरणीय सुबोधकांत शाह जी, आदरणीय अजय मारू जी, आदरणीय सरयू राय जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब जिनकी स्मृति में विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, जैसे अभी आदरणीय हरिवंश जी ने चर्चा करते हुए प्रेम कुमार जी के विषय में चर्चा करते हुए एक शब्द बोला था। उन्होंने कहा था कि 1970 के दशक में जैसे फिल्में थी, आनंद थी, मिली थी, उनको देख के कभी कभी लगता था कि जीवन के इस संघर्ष के काल में भी कोई व्यक्ति कैसे जीवंत रूप से जीवन जीता रह सकता है, समाज में अपना सहयोग देते हुए। तो उन्होंने उस संदर्भ में प्रेम कुमार जी की स्मृति की थी। तो मुझे भी याद आया कि आनंद फिल्म में एक डायलॉग था कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेम कुमार जी ने एक बड़ी जिंदगी जी, लंबी भले ही ना हो, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है मुहूर्तमपि ज्वलनम हि श्रेयो न धूमायु तुम चिरम। देखिए, यहां सभी हमारे सम्मानित संत वृंद बैठे हैं और उनके समक्ष मैंने यह पंक्ति इसलिए कही कि हमारे जो सभी सम्मानित संत हैं वो भारतीय परंपरा के इस भाव से परिचित हैं कि मुहूर्त मात्र के लिए प्रज्वलनशील जो अग्नि की ज्वाला होती है वो जगत का कल्याण और देवताओं तक समिधा ले जाने का काम करती है। बहुत लंबे समय तक धधकता हुआ भूसे का ढेर जगत का कल्याण नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा गया मुहूर्तमपि ज्वलनम हि श्रेयो न धूमायुतम चिरम। तो मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी ने अपने जीवन को उस रूप में जिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जिस प्रकार की सामाजिक कल्याण के कार्य किए, ये भारत की उस महान परंपरा का प्रतीक है जिस परंपरा में हमारे यहाँ शायद अब बहुतों से लोगों को शायद इस बात का पता हो या ना पता हो, यदि जिसके पास धन होता था, सारे धनिक सेठ नहीं कहे जाते थे। सेठ शब्द श्रेष्ठ शब्द से बना है। श्रेष्ठ कौन माना जाता था? आजकल फॉर्च्यून 500 कंपनीज निकलती हैं कि साहब इनकी नेटवर्थ इतनी है, इतने हजार करोड़ की है, इतने हजार करोड़ की। हमारे यहाँ वो नहीं माना जाता था। श्रेष्ठ वो माना जाता था जिसका कैपिटल बड़ा नहीं है, जिसने कितने धर्मशाला बनवाए, कितने प्याऊ बिठवाए, कितने पाठशाला बनवाए, कितना मंदिरों में भंडारा किया, कितने उपवन बनवाए, अर्थात जिसे आज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हमारे यहां तो वही सबसे बड़ा बेंचमार्क होता था किसी भी धनी मानी व्यक्ति के समाज में सम्मान का, और उसे ही फिर श्रेष्ठ कहा जाता था। श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठ सेठ शब्द बना है। और इसकी परंपरा क्या थी? किसी लिए सिर्फ भारतीय परंपरा ऐसी है, यहां आपको मंदिरों में 365 दिन मुफ्त भंडारा दिखेगा, गुरुद्वारों में मुफ्त लंगर दिखेगा। विनम्रता के साथ कहूंगा, दुनिया के दूसरे देश, धर्म, संस्कृति, सभ्यताओं में किसी धर्म स्थल में फ्री का भोजन नहीं मिलता है। और इसलिए प्रेम कुमार जी ने उसी परंपरा को आज के इस आधुनिक युग में उस रूप में स्थापित किया जिसे एक दोहे में कहा गया है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर। कभी वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, ना नदी अपने पानी का स्वयं उपयोग करती है। वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो जो लोग साधु लोग होते हैं वो दूसरे के लिए ही वह कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मुझे लगता है कि प्रेम कुमार जी का जीवन सबको और समाज को भी इस बात की प्रेरणा देता है। और यह प्रेरणा भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को कहां तक प्रेरणा देती है? जैसे मैंने कहा ना, विदेशों में कहीं मुफ्त का भोजन नहीं मिलता, मगर दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल, आईफोन जो लोग यूज करते होंगे,
एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने यह कहा कि उनकी जिंदगी में एक बार इतना बुरा दौर आया कि उनके पास इतने कम पैसे हो गए कि अगर वो किराए का कमरा लेंगे तो खाने के पैसे नहीं होंगे, और खाने के पैसे होंगे तो उन्हें सड़क पर रहना पड़ेगा। तब उन्होंने क्या तय किया? उन्होंने कहा कि मैंने एक कमरा लिया अमेरिका में एक ऐसे स्थान पे जहां कुछ ही दूर पर इस्कॉन का एक मंदिर था, जहां दिन में 2 बार मुफ्त का भोजन मिलता था, और मैंने कई महीनों तक उस मंदिर से मिलने वाले मुफ्त के भोजन के द्वारा अपना जीविका उपार्जन किया और दुनिया की सबसे हाईटेक कंपनीज में से एक तक पहुंचे। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा किस प्रकार की प्रेरणा देती है कि जिसके पास सामर्थ्य है, और फिर देखिए सामर्थ्य के साथ विनम्रता भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है दुनिया में, बाकी लोग, अब जैसे आज होता है ना, इतना डोनेशन फला को किया, बिल्कुल आपकी वो बैलेंस शीट में दिख रहा है, और बैलेंस शीट में दिखता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अहम्मन्यता का भाव भी आ जाता है। देखिए मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो परंपरा थी वो क्या थी? मंदिर में जाकर हुंडी में दान कर दिया, किसी को नहीं पता कितना दिया है। इवन आप ये भी समझिए, दान और दक्षिणा में ये भी अंतर होता था कि दान प्रकट होता था, दक्षिणा गुप्त रूप से दी जाती थी। मगर उसके मन में लेकर कोई ऐसा भाव ना आए, तो इसके लिए एक बहुत मतलब प्रसिद्ध घटनाक्रम है कि अब्दुल रहीम खान खाना, जो अकबर के सेनापति भी थे मगर बहुत विद्वान व्यक्ति थे, हिंदी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और वो बड़े दानी प्रवृत्ति के भी थे। तो जाड़े के दिन में वो गरीब लोगों को कंबल बांट रहे थे। तो जब वो व्यक्ति उनके पास आता था और वो कंबल उसको देने लगते थे और वो उनको नमस्कार करता था, तो वो अपनी नजरें झुका लेते थे। तो महाकवि गंग उनके पास पहुंचे तो उन्होंने छंद में उनसे प्रश्न किया कि सीखी कहाँ नवाब जू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों ये कर उठत हैं त्यों त्यों नीचे नैन। तो आप नजरें झुका क्यों नहीं रहे? तो रहीम ने जवाब दिया, ये भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। देनहार कोई और है और भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। और मुझे लगता है इसी प्रकार से संपूर्ण अहम्मन्यता को छोड़कर प्रेम कुमार जी ने अपने जीवन का यापन किया। आज यह भी एक सुखद संयोग है कि हम झारखंड की इस पावन धरती के ऊपर हैं, जो जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि है। और आज जब हम परिवार की बात करते हैं तो किसी भी समाज का परिवार बगैर वनवासी जनजातीय समुदाय के पूर्ण नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक छोटी बात नहीं है, हमारी परंपरा में है। सिर्फ हमारी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म संस्कृति ऐसी है जहां धर्म, धर्म ग्रंथ और भगवान तीनों में वन का स्थान है। यदि हम वेदों से प्रारंभ करें तो वेदों के 4 अंग हैं, 4 प्रकार के ग्रंथ हैं। संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। अरण्यक यानी जो वन में रहकर ज्ञान प्राप्त हो। सभी ऋषि मुनि वन में रहते थे। इसीलिए हमारे 2 बड़े महाकाव्य रामायण, उसमें जो 7 कांड है उसमें एक अरण्य कांड भी है। महाभारत में वन पर्व भी है। भगवान राम राजा राम होके महान नहीं हुए, वनवासी राम हुए, तब उनके अंदर वो भगवान के प्रतीक हुए। और भगवान राम का नाम अगर एक वनवासी है, वनवासी राम है, तो भगवान कृष्ण सिर्फ गिरधारी नहीं, वनवारी भी है। तो इसलिए भारत में जो वनवासी समुदाय है, जो जनजातीय समुदाय है, उसके मन में जो आज भ्रम लेकर पैदा करने का प्रयास करते हैं, मैं विनम्रता और चैलेंज से पूछता हूं, दुनिया की कोई धर्म संस्कृति बताइए जहां वन को, वनवासियों को और ईश्वर के प्रतिनिधियों ने अपने नाम में वन से जुड़े विशेषण धारण किए हों, वो सिर्फ हमारे यहां है। और इसीलिए यह भी एक संयोग देखिए कि भारत के इतिहास में एक पृथक जनजातीय कल्याण मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बना, और जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। यह भी दर्शाता है कि हम उस परंपरा को अपने राजनीतिक और प्रशासनिक में भी किस प्रकार से अंगीकार करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज का जो ये अवसर है ये अपने आप में एक और अलग है, जिस कालखंड में हम लोग आके खड़े हैं। देखिए कितना अद्भुत कालखंड है कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, चौथे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है, तीसरा बड़ा सिविल एविएशन का सेक्टर बन गया है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन गया है, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बन गया है। और वो भारत जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये टेक सेवी नहीं है, ये नई टेक्निक को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चीज़ें भारतीय कैसे कर पाएंगे। हमारे देश के एक वित्त मंत्री थे, उनके संसद के पटल पे दिया गया बयान है कि इंडियंस आर लेस टेक सेवी, हाउ दे कैन अडॉप्ट द डिजिटल ट्रांजैक्शन। मगर आप देखिए प्रधानमंत्री जी को विश्वास था भारत की क्षमता पर। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया का नंबर 1 कंट्री है। और वो नंबर 1 कंट्री नहीं है, हम दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अमेरिका चाइना दोनों का मिला दीजिए तो उससे ज्यादा है। और इतना ही नहीं, अभी मात्र एक हफ्ता पहले भारत का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेमेंट का, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये वीजा को पीछे छोड़कर एक दिन में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वाला दुनिया का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। और आप एक और बात देखिए, भारत कैसे उभर रहा है। आप सबको याद हो, अगर आपने न्यूज में देखा होगा, तो जापान के प्रधानमंत्री आए थे, वो दिल्ली की खान मार्केट में जाकर उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अब इस बात की स्टडी करनी पड़ेगी कि भारत ने इतने कम समय में इतना बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर लिया। और फिर इतना ही नहीं हुआ है, एक जमाना था हम लोग जापान से सीखते थे, एक जमाना था हम ऑक्सफोर्ड में जाकर सीखते थे। आज स्थिति है कि ऑक्सफोर्ड ने पिछले साल दिसंबर 2024 में बाकायदा एक पेपर पब्लिश किया है टू स्टडी द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। यानी ये दर्शाता है कि भारत अब किस स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि हम अमृत काल में हैं। ये जो 25 वर्ष का समय, भारत के 75 वर्ष पूर्ण होने से लेकर शताब्दी तक, इसमें हमारा लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनना। और विकसित राष्ट्र बनेंगे कैसे और विकसित राष्ट्र बन के हासिल क्या करेंगे, यह समझने की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्र का पैमाना क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट। परंतु उसके आगे क्या? आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत सी एजेंसीज रैंकिंग करती हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स में इस साल शायद सबसे नंबर 1 पे डेनमार्क देश आया है। मगर आपको पता है, लोग भूल जाते हैं, दूसरी रैंकिंग भी होती है एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की कंजम्पशन में। डेनमार्क 10वें या 11वें नंबर पे है। और मजेदार बात देखिए, आइसलैंड एक कंट्री है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 3 पे है और एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के कंजम्पशन में नंबर 1 पे है। मेरे भाई, ये कौन सी हैप्पीनेस है जो आपको एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में सबसे ऊपर लेके जाती है? ये जानते हैं कौन सी है? ये वो है जो सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देती है कि रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, मोटर, गाड़ी, सब कुछ तो होता है, पर एंटी डिप्रेशन ड्रग क्यों लेनी पड़ती है? वो जो पुरानी फिल्म का डायलॉग है ना, तुम्हारे पास क्या है? रुपया है, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, फलाना है, ठिमाका है, मां नहीं है, परिवार नहीं होता है। तो अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, सबसे स्ट्रांग डेवलप्ड कंट्री है। क्यों भाई जाके गोली चला रहे हो स्कूलों में, कॉलेजों में? आज स्कूल कॉलेजों में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, अगर लगा अचानक फायरिंग शुरू हो जाए तो बचना कैसे? जिसके पास सब कुछ है वो क्यों फायरिंग कर रहा है? ये सोचने की जरूरत है। हम यदि विकसित राष्ट्र बनेंगे तो भारत और भारतीयता के मूल्यों के साथ बनेंगे। भारत और भारतीयता का मूल्य कहां से शुरू होता है? वहां से शुरू होता है कि हमारे यहां समाज की मूल इकाई व्यक्ति नहीं है, समाज की मूल इकाई परिवार है। और उस कारण से आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि जहां केवल इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है और हमारे यहां जहां परिवार की सोसाइटी है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में क्रांतियां हो गई।
मगर भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसमें क्रांति नहीं हुई, सशस्त्र खूनी हिंसक संघर्ष नहीं हुआ। उसमें बहुत बड़ा कारण परिवार था। क्यों? किसी के पास अगर वो नहीं है, मान लीजिए नौकरी नहीं है, मेरी कोई कमाई नहीं है, नहीं कमा रहा हूं तो मेरे बाप तो कमा रहे हैं, मेरा भाई तो कमा रहा है, तो दाल रोटी तो मिल रही है। जिन देशों में परिवार की संस्था मजबूत नहीं है वहां फ्रस्ट्रेशन पहले पॉइंट से शुरू हो जाता है और फिर वो वहां तक भी जाता है कि कहीं फ्री का भोजन भी नहीं मिल रहा है। हमारे यहां यदि कोई व्यक्ति जीवन जीता था, कोई अपने लिए नहीं जीता था, माँ बाप बच्चों के लिए जीते थे, बच्चे माँ बाप के लिए जीते थे, बड़े और छोटे भाई बहन एक दूसरे के लिए जीते थे। तमाम आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें बड़े भाई या बहनों ने जीवन भर शादी इसलिए नहीं की कि माँ बाप समाप्त हो गए थे, कैसे मेरे छोटे भाई बहनों का रखरखाव होगा, कैसे उनका भरण पोषण होगा। लता मंगेशकर जी उसका एक उदाहरण है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे पास भरे हुए हैं। क्यों? हमारे यहाँ कहा गया यदि आपको सैक्रिफाइस करना है तो किसके लिए कहा करना है? जो महाभारत में एक श्लोक है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। इंडिविजुअल हैज टू सैक्रिफाइस इट्स राइट्स फॉर फैमिली। फिर गांव का हित आएगा तो ग्रामार्थे कुलम त्यजेत। देन द फैमिली शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द विलेज। Then village should be ready to sacrifice for the interest of the society. Then if you want to attain God, you should be ready to sacrifice the entire world. आत्मार्थे पृथ्वीम तजे। ये जो एक मूल विचार था, इसने भारत को कहां तक पहुंचाया और भारत को कैसे पहुंचाया, इसको हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। जो परिवार का सामाजिक संस्कारित पक्ष है वो तो एक अलग है, इसका आप एक प्रैक्टिकल प्रभाव देखिए। आर्थिक पक्ष क्या है? आप सोचिए कोई व्यक्ति बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहे तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? सीड कैपिटल। सीड कैपिटल अगर विदाउट इंटरेस्ट मिल जाए या वेरी लो इंटरेस्ट में मिल जाए तो नथिंग कैन बी लाइक दैट। दूसरी चीज क्या चाहिए? अब आपके पास पैसा तो आ गया, कोई आपको गाइड करने वाला हो कि कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, कौन कौन सी सावधानियां हो सकती हैं, जरा इसका ध्यान रखना। और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि जब वेल्थ आ जाए तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या करना है, कैसे उसका सही और सकारात्मक प्रयोग करना है, वो बताना हो। अब आप छोटी सी बात देखिए, जब संयुक्त परिवार होते थे, खासकर व्यापारी समुदाय में अगर आप देखें, संयुक्त परिवार होते इनिशियल सीड कैपिटल चाहिए तो कहां से चाहिए? तो कुछ पैसा आपने अपना लगाया, फिर कोई आपका भाई लगाता था, कुछ पिताजी देते थे, कुछ मामा चाचा फूफा ताऊ, सबने आपको कुछ सीड कैपिटल दे दिया, एंड दैट इज बाय एंड लार्ज विदाउट इंटरेस्ट। अब बिजनेस शुरू हुआ, अब आदमी नया है तो उससे गलती हो सकती है, तो क्यों कहा जाता था परिवार के बड़ों के दिशा निर्देश में ही चलना है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। तो क्या होता था, वो आपको एक्सपीरियंस बताते थे कि प्रॉफिट होने लगा, फिर भी आप बेटा इसके आगे मत जाना, इसमें लालच मत पड़ना, इसके आगे खतरा हो सकता है। देन दे बिकम योर क्राइसिस मैनेजर। और फिर जब आपके पास धन आ गया तो धन को कैसे खर्च करना है? हमारे धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया? धनात् धर्मः तथा सुखम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम प्राप्नोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है वही सही दिशा का कारक बनता है। तो आप समझिए, संयुक्त परिवार होगा तो व्यापार भी बढ़ेगा और संस्कार भी बढ़ेगा। दोनों ही चीजें, जिसे आज वेस्टर्न सोसाइटी में कम्युनिटी नेटवर्क कहते हैं। यू डेवलप ए कम्युनिटी टुगेदर, देन यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, देन यू इन्वॉल्व इन द सीड कैपिटल। मेरे भाई, हमारे यहां तो सब कुछ परंपरा से है, और इसीलिए जो धर्म के मार्ग से नहीं व्यय करते हैं और संस्कार के मार्ग से नहीं व्यय करते, इसीलिए भारत में आपको ऐसे अनेक परिवार मिलेंगे जो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 पीढ़ी से अच्छी आर्थिक स्थिति में है और समाज में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। वेस्ट में आप 3 पीढ़ी का कोई परिवार दिखाइए, 3 या 4 पीढ़ी का, क्योंकि धन के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। एक पीढ़ी धन कमाती है, दूसरा उसका विस्तार करती है, और तीसरी आते आते कोई ना कोई एक ऐसा उसके अंदर ऐब आ जाता है कि वो उसको लुटाना शुरू कर देती है। कोई ना कोई दुर्गुण आ जाता है,
उसे लुटाना शुरू कर देती है। इसलिए वेस्ट में आपको तीसरी चौथी पीढ़ी के बाद का कोई व्यक्ति आसानी से नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी परंपरा का पालन किया हो। जिसे ऑन द लाइटर नोट, बचपन में मैंने एक चुटकुला सुना था कि एक व्यक्ति बहुत अमीर था, उसका मित्र उससे कुछ साल बाद मिला तो वो काफी पैसा उसका खो चुका था। उसने कहा, इतने कम समय में तुमने इतना पैसा कैसे, तुम्हारा कहाँ चला गया इतना पैसा? तो उस जमाने में याद है आपको, वो घोड़ों की रेस पे दांव लगाते थे लोग। तो उसने मुंह लटका कर कहा कि यार मेरे पास पैसा तो बहुत था, पर क्या बताएं, सारा पैसा सुस्त घोड़ों और तेज औरतों के चक्कर में चला गया। ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि यदि संस्कार नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके ऊपर ऐसा प्रभाव आ जाएगा, क्योंकि ये भी समझिए धन माया है। इसीलिए कहा गया धनात् धर्मः तथा सुखम। माया को जब तक आप लक्ष्मी देवी मानकर आराधना के भाव से अर्जित और व्यय करते रहेंगे, तब तक वह आपके परिवार का और पीढ़ियों का संरक्षण करती रहेगी। जिस दिन आपने उसको धन के रूप में देखना शुरू कर दिया, पदार्थ के रूप में देखना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पतन स्वतः होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आज हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि परिवार क्या है, और परिवार का जो एक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जैसे मैंने ये बताया, अब मैं आपको दूसरा इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताता हूं। भारतीय लोग विदेश में जाते हैं और बहुत कम समय में बहुत अच्छे अपने को बिजनेस में, नौकरी में स्टैब्लिश कर लेते हैं। उसमें उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा तो है ही, उसके साथ एक और कारण है। वो क्या है? सेविंग की टेंडेंसी। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। यदि मान लीजिए कोई भारतीय अमेरिका में गया और एक बेसिक जॉब उसने कोई मतलब होटल में वेटर से लेके या सेल्समैन का शुरू किया और मे भी $3000 कमा रहा, $100 पर डे, तो जो भारतीय होगा उसकी माइंडसेट ये होगा कि $2200-2300 में खर्चा चलाओ, $600-700 बचाओ। और जो उसका अमेरिकन काउंटर पार्ट होगा वो $3000 कमा रहा होगा तो क्रेडिट कार्ड से $3200-3300 खर्च कर रहा होगा। तो क्या होगा, एक साल के बाद ये $600-700 बचाएगा तो लगभग $1,00,000, $10,000 इसके पास होंगे। 10 साल के बाद $1,00,000 होंगे। मतलब अगर ये मानिए उसके बाकी खर्चे चल रहे होंगे तो इंटरेस्ट से पैसा बढ़ भी रहा होगा, और 20 साल के अंदर वो मिलियनर होगा। और उसका अमेरिकन काउंटर पार्ट 20 साल के बाद भी अपनी नौकरी का 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड से खर्च करके डिस्कोथेक और पब में झूम रहा होगा। फिर वो कहेगा देखो इंडियन आगे निकल गया। अब आपसे मैं पूछता हूं कि सेविंग के लिए मोटिवेट कौन करता है? द मोटिवेशन फॉर सेविंग इज फैमिली। If there is no family, there is no motivation for saving. आपने भारत में देखा होगा ऐसे लोग कि 85-86 साल के बुजुर्ग महिला या पुरुष को आपने अपने मकान के पीछे आम का पेड़ लगाते देखा होगा। भाई आम का पेड़ जब तक बड़ा होगा तब तक तो वो जीवित होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो कहते हैं मेरे काम नहीं आएगा, मेरे नाती पोतों के काम आएगा। ये माइंडसेट फैमिली से आके जुड़ता है। सिर्फ भारत में ये कहावतें हैं कि इतना कमा के रख जाना भाई, 7 पुश्तों तक जरूरत पड़ेगी। वहां 7 पुश्तों छोड़ो, वहां तो बेटा बेटी से कोई लेना देना नहीं है। हाफ फादर हाफ मदर, हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर। आपको पता ना हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर क्या है? कि मतलब माँ तो आपकी माँ है, मगर जो आपके बाप हैं वो माँ के पति हैं, आपके पिता नहीं है, तो ही इज हाफ फादर। तो जो उनके बच्चे हैं वो आपके हाफ ब्रदर हैं, हाफ सिस्टर हैं। इसीलिए एक बार हम लोग बहुत साल पहले अमेरिका गए थे, तो सुदर्शन जी जो संघ के सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने अपने एक स्पीच में बड़ी मजेदार बात कही कि अमेरिका में तो ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 4, 5, 6, 7 शादियां करता है जीवन में। तो न परिवार से कमिटमेंट है, न पति पत्नी से एक दूसरे से कमिटमेंट है, न बच्चों से कमिटमेंट है। तो कहा वहां पर तो ये भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर बच्चे आपस में लड़ रहे हों तो पति पत्नी एक दूसरे से कहते हैं मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा बच्चा भी अलग है, तुम्हारा बच्चा भी अलग है और हमारा बच्चा भी अलग है। अब आप सोचिए इस चीज से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। आज भारत में पर पर्सन पर फैमिली 4.5 पर्सन पर फैमिली है, अमेरिका में 2.5 है। अब आप आइए, भारत में आज से 50 साल पहले करीब 5.5 पर्सन पर फैमिली थे। ये एक
पॉइंट कम हुआ। अमेरिका में 3.5 था, उससे 2.5 पे आए। 2.5% पर फैमिली कम होने से क्या हुआ, वहां 8 मिलियन नए हाउसेस की जरूरत पड़ी। तो इकोनॉमी के ऊपर आप इंपैक्ट देखिए, ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमी पे इंपैक्ट सोचिए। अगर भारत 4.5 से 2.5% पर फैमिली पे आ जाए तो लगभग 16 करोड़ नए मकान भारत में चाहिए होंगे। आर्थिक पक्ष तो छोड़िए, इसका इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट सोचिए। और मैं भी सामाजिक पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं तो एकदम हार्डकोर इकोनॉमिक ट्रुथ की बात कर रहा हूं। फिर आज आप सोचिए, अब आप कहेंगे कि उतना ही व्यक्ति को एक अलग टीवी चाहिए, अलग फ्रिज चाहिए, अलग कार चाहिए, इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर होगा, जरा उस पर विचार करना चाहिए। और वो जो अकेलापन आएगा वो तो एक अलग बात, छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग पक्ष है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूं, मैं बहुत डेवलपमेंट का आकांक्षी हूं, आज के इन बच्चों को क्या सिखाया जाता है? अगर तुम्हारे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, अगर माँ बाप ने भी कुछ बोल दिया तो तुरंत उनका सेल्फ प्रेस्टीज, ईगो एंड एस्टीम जागृत हो जाना चाहिए। एस्टीम जागृत है, ऐसे कैसे मैं अपने माँ बाप की मानूंगा? मेरी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई सेल्फ डिग्निटी नहीं है। उसी बच्चे को पढ़ाया जाता है कि बेटा जब तुम प्रोफेशन में जाना तो देयर आर 2 रूल्स ऑफ प्रोफेशन। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रेफर टू रूल नंबर 1। यानी तुम्हारा बॉस अगर डांट रहा हो तो भी दुम हिलाते रहना, पलट के जवाब नहीं देना। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो बुरी तरीके से फटकार रहा हो तो भी दुम हिलाते रहना, पलट के जवाब नहीं देना। मगर सारा का सारा भाव कहां आना? घर के अंदर आके सारा का सारा ईगो और स्टीम अपनी दिखाना। एक दौर था जब माँ बाप तो छोड़िए, अगर बड़े भाई बड़ी बहन ने कुछ बोल दिया तो पलट के जवाब नहीं देना। और अगर बॉस ने बोल दिया तो आदमी कहता था मान सम्मान की कीमत पर नौकरी नहीं करता हूं, ये रहा इस्तीफा। आज सब कुछ उलट गया, और वो उल्टा तो कहां तक पहुंचा? आज बच्चे और बच्चियों दोनों को जो जिस प्रकार की बातें समझा दी गई कि तुम्हें इंडिपेंडेंट हो, तुम सबको निर्णय लेना है, जब संसार में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। और फिर क्या हुआ? फिर स्थिति क्या बनती है आज? पहले तो जाके अपनी मर्जी से जो मन आए वो कर लीजिए, फिर उसके बाद आजकल के बच्चे कहते हैं ना कि साहब इश्क मोहब्बत हो गया तो परिवार वालों को सुनने की क्या जरूरत है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, वो जो पुराना गीत था ना, आंखों से जो उतरी है दिल में, क्या बात है उस अफसाने की। मगर आज आंखों से उतरते उतरते कब सीमेंट से बने हुए ड्रम के अंदर पहुंच जाओगे पता नहीं लगेगा। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को जो समझाने ऑब्लिक भड़काने का प्रयास किया जाता है, उसको झूठ परोसा जा रहा है। जिसको प्यार मोहब्बत कहा जा रहा है, कोई प्रेम नहीं है, ये सिर्फ भौतिक आकर्षण है और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रेम है तो उस प्रेम में, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ब्रेकअप नहीं हो सकता। जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम वो होता है जिसमें सांसें ब्रेक हो जाएं, पर ब्रेकअप नहीं हो सकता। हमारे यहां तो ये संबंध 7 जन्म का माना जाता है। इसलिए जो लोग ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, वो जानते क्या होता है? जब वो एक्चुअल में वो जब लव नहीं सिर्फ अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन में देयर कैन ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिपल्शन, देन रिपल्शन मूव्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो जिसे एक वो पुराना शेर है कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, पर तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। और अब मर नहीं जाता तो अलग छोड़िए, अब तो मार के काट के पीस पीस करके सूटकेस में भर देता है। इसीलिए आज बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे रामायण में यह संकेत है कि रावण जब सीता माता का हरण करने आया था तो राक्षसी वेश नहीं, साधु का छलावरण लेके आया था। आज बहुत से रावण घूम रहे हैं इसी प्रकार का साधु का वेश रखे हुए, उसको समझने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने घर की बेटियों को समझाइए कि बिटिया इस संसार में संभल के चलिए हो जाए,
ना जाने किस रूप में कब रावण मिल जाए। हर एक व्यक्ति को फेस वैल्यू पे यकीन मत करिए, और बेटों को भी समझाइए, तुम अपने को ज्यादा स्मार्ट मत समझो कि हम ज्यादा इमोशनल नहीं हैं तो हो जाएगा। आजकल बेटे भी बहुत जगहों फंस रहे हैं, तो बेटे को भी समझाइए, बिटवा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब सूर्पणखा मिल जाए। तो बेटों और बेटियों दोनों को हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें समझा कर रखें। अब आप कहेंगे साहब ये तो आपने प्रॉब्लम बता दी, डायग्नोसिस कर दी, अब इसकी सलूशन क्या है? तो सलूशन है, रामायण में भगवान राम के लिए क्या कहा गया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो सीक्वेंस समझ लो, बच्चों को बताना चाहिए, बेटा हो या बेटी, भाई प्रॉब्लम आए सबसे पहले माँ माँ को बताओ, फिर पिता को बताओ नेक्स्ट स्टेज पे, फिर गुरु, जो भी आपके टीचर हो, गुरु हो, उनको मानते हो, देन टेक ए फाइनल डिसीजन। डोंट गेट कैरीड अवे बाय जस्ट एन अट्रैक्शन और इंपल्स ऑफ द इमोशन। इसके लिए ये बहुत आवश्यकता है। और ये आता कहां से? अब आप ये कहेंगे कि साहब ये तो इसका सोशल इंपैक्ट है, इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होता है? अब मैं आपको इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बताता हूं, परिवार का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है। देखिए 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और ज्यूज का होलोकॉस्ट हुआ, तो बहुत भारी मात्रा में यह विषय उठा कि मनुष्य के मूलभूत मानवीय अधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स। क्योंकि ह्यूमन राइट्स को लेकर बड़ी चिंता हुई कि भाई इस ढंग से गैस चैम्बर्स में डाल के मरवा दिया गया लोगों को, ऐसा हुआ। वैसे मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अगर ज्यूज का होलोकॉस्ट हुआ था तो विभाजन विभीषिका भी एक होलोकॉस्ट से कम नहीं थी, मगर अफसोस कि हमने उसको कभी आंखों से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसमें भी 10 लाख लोग माने गए थे और लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ लोग 6 महीने में घर बार छोड़ के इधर से उधर गए थे, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मगर तो विचार हुआ कि मनुष्य के मूलभूत अधिकार माने क्या जाए जिसके द्वारा सबके अधिकार सुनिश्चित हो सके। मतलब मेरा अधिकार दूसरे की जीवन की कीमत पे नहीं हो सकता, मेरा अधिकार दूसरे के कष्ट की कीमत पे नहीं हो सकता। तो उस समय दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी शख्सियत थी सबको पत्र लिखा गया, तो महात्मा गांधी को भी पत्र लिखा गया। महात्मा गांधी का उत्तर सबसे अलग था। उन्होंने कहा, उनका उत्तर गंभीरता से उस वाक्य को गौर करिएगा, उन्होंने कहा माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी, यानी मेरी अशिक्षित परंतु विवेकशील मां ने मुझे बताया है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू एंश्योर एवरीबॉडीज fundamental rights, in my opinion there are no basic fundamental rights, there can only be the basic fundamental duties by which everybody's right can be ensured। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी सैद्धांतिक फिलॉसफिकल सी बात लग रही है, व्यवहारिक कहाँ है? ये व्यवहारिक शुरू होती है भारत के परिवार से। परिवार में माँ बाप पहले बच्चे का भरण पोषण करते हैं, पहले अपने अधिकार की बात नहीं करते कि तुम मेरा सम्मान करो, पहले उसका कर्तव्य निभाते हैं, फिर बच्चा बड़ा होकर सम्मान करता है। बच्चा भी माँ बाप के प्रति कर्तव्य निभाएगा, माँ बाप की आज्ञा का पालन करेगा। वो पहले ये नहीं कहेगा पहले मेरे को स्नेह दो तब मैं तुम्हारे उसका पालन करूंगा, तो वो पहले उनकी आज्ञा को मानेगा तब उसे स्नेह प्राप्त होगा। अब आप सोचिए कि इतनी गहरी बात महात्मा गांधी जी की अशिक्षित मां को इतना बड़ा विवेक कहां से मिला? वो विवेक मिलता है रामायण की कथा से। रामायण की कथा देखिए, हर स्थान पर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य है। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के लिए कर्तव्य, पति का पत्नी के लिए कर्तव्य, राजा का प्रजा के लिए कर्तव्य, प्रजा का राज्य के लिए कर्तव्य। और एक ही जगह अधिकार की बात आती है जब कैकेयी कहती है कि मुझे वो अधिकार चाहिए जो आपने मुझे वचन के रूप में दिया था, और सारी समस्याएं वहां से शुरू हो जाती हैं। तो हमारा परिवार वो इकाई है जो दिखाता है कि सबके राइट्स इंश्योर करने हैं, तो पहले अपने अपनी ड्यूटीज का पालन करो, राइट्स खुद इंश्योर हो जाएंगे। और इसीलिए हमारा वही जो मॉडल था वो आगे जाकर सोसाइटी के ऊपर एक्सट्रपलेट होता है। समाज का हर वर्ग दूसरे के लिए कर्तव्य का पालन करता है। जो धनी वर्ग है वो ये इंश्योर करता है
कि सबके पास रोटी कपड़ा मकान रहना चाहिए। अगर मार्क्सवाद की आप बात करते हैं, मार्क्सवाद देखना है तो सिर्फ भारतीय और हिंदू धर्म संस्कृति में दिखता है, जो मैंने बताया कि जहां पर समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिए देखने, उदाहरण के लिए हम कोई ये नहीं कह रहे कि जो इंडियन ने लिखा है, चाइनीज यात्री वेनसोंग भारत आया 7वीं शताब्दी में, उसने हर्षवर्धन के राजा कन्नौज के लिए लिखा कि प्रयाग के महामोक्ष परिषद में जाकर उन्होंने इतना दान किया कि जब लोग कम हो गए तो उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण दान किए, फिर एक एक करके अपने सारे कीमती वस्त्र दान किए और एक सफेद धोती लपेट कर वो चले आए। एक फॉरेनर ने लिखा है भारत के बारे में, दैट्स हाउ सोसाइटी सबके राइट्स को इंश्योर करती थी। मगर आज क्या हो गया, कर्तव्य पीछे हो गया और राइट्स को लेकर जो संघर्ष था वो हमारा बढ़ता चला गया, और उसकी वजह से समाज के अंदर एक नई प्रकार की चुनौतियां उभर के सामने आ रही हैं। आज एक सुनियोजित षड्यंत्र है भारतीय परिवारों को ध्वस्त करने के लिए। उसका एक कारण यह भी समझिए, वेस्ट की सोसाइटी का कॉन्फ़िगरेशन है इंडिविजुअल एंड डायरेक्ट सोसाइटी, नो इंस्टीट्यूशन इन बिटवीन। भारतीय सोसाइटीज का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग है, इंडिविजुअल, देन ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फैमिली, माता पिता बच्चे, देन अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जिसको आप अपना परिवार खानदान कहते हैं, मामा चाचा फूफा ताऊ, देन इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कास्ट, देन कम्स द क्लास, देन कम्स द सोसाइटी। ये जो इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस थे हमने इसको इग्नोर किया, वो बीच में अपना प्रभाव दिखाने लगे। वन मैन वन वोट है, मगर उन्होंने परिवार को तो इग्नोर किया था। देखिए आ गया बेटा बेटीवाद, फिर भाई भतीजावाद, फिर परिवारवाद, फिर जातिवाद। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि जो व्यवस्थाएं हम अपना रहे हैं ये भारतीय परंपरा के अनुरूप हैं या नहीं, अन्यथा इनको भारतीय परंपरा के अनुरूप एडजस्ट करना चाहिए। और आप देखिए न करते हुए भी वो चीजें खुद ब खुद उभर कर सामने आती चली जा रही हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हमने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन के रूप में फैमिली उभर कर सामने आती है और षड्यंत्र क्या है, आज जितने एडवर्टीजमेंट आज आप देखिए, हर एडवर्टीजमेंट में एक 7-8 साल का बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये परिवार को तोड़ने की एक व्यवस्था है, ताकि जब वो बड़े होंगे तो उनके दिमाग में पहले से रहे कि मेरे माँ बाप को कुछ थोड़ी पता था, सब कुछ मुझे ही पता था। और उसके बाद आप देखेंगे, जो मैं एक बार उदाहरण पहले भी बोल चुका हूं, जब ये भारत की इकोनॉमी ओपन हुई 1991 में, आपने कभी ध्यान दिया हो, अभी 1-2 साल पहले मिस वर्ल्ड का खिताब या मिस यूनिवर्स का खिताब हरनाज कौर संधू को मिला था। उससे पहले 1994 से 2003 के बीच में कम से कम 7-8 भारतीय महिलाओं को मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स मिला। उसके बाद 2003 के बाद सन्नाटा हो गया, और उससे पहले 1966 या 64 में रीता फारिया को मिला था। तो आपके मन में कभी ये प्रश्न नहीं उठता कि खूबसूरत लड़कियां भारत में केवल 1994 से 2003 के बीच में होती थी, ना उससे पहले ना उसके बाद? जरा इस बात को गंभीरता से समझिए। 91 में भारत की अर्थव्यवस्था ओपन हुई, और उस समय न हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक था, न हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लायक था कि पैसा कहां से आएगा, लिक्विडिटी ऑफ मनी कहां से आएगी। तो बाकायदा इस पे एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जो लंबे समय तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी रहा, 90 के दशक तक। उसमें उन्होंने कहा कि जो भारतीय परिवार हैं इनकी एवरेज हाउस होल्ड सेविंग्स लगभग 19-20% है। यानी औसतन एक भारतीय परिवार अपनी इनकम का 20% बचाता है। जो गरीब है वो 5-10% बचा पाता है, जो अमीर है वो 30-40% बचाता है, तो बीच आता है 20%। अब उन्होंने कहा कि अगर इस 20% में से 10% हम ले आए मार्केट में, उसको स्पेंडिंग में कन्वर्ट कर दें, तो वो इनिशियल लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी। अब अगला रिसर्च हुआ कि भाई लाएं तो कैसे लाएं, तो सेविंग के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? कहा गया परिवार की महिला। वो कहती बचा के रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। तो क्या करो, उस समय की लड़कियां यानी जो भविष्य की महिला बनने वाली हैं, उनके मन में स्पेंडिंग, ग्लोबलाइजेशन और मार्केटिंग फोर्सेस के लिए एक अट्रैक्शन पैदा कर दो, ताकि वो स्पेंडिंग बेस इकोनॉमी की तरफ जाएं, सेविंग बेस की तरफ कम हो जाएं। और आप देखिए इसमें उन्होंने कुछ हद तक सक्सेस भी हासिल की। पिछले 1-2 दशकों में भारत में सेविंग्स कम और स्पेंडिंग ज्यादा होनी शुरू हो गई। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, आप जोरा झंडा उठाओ, किसी दूसरे देश की तरफ देखते हैं। मैं इसके द्वारा जिन लोगों ने
उसमें अपने खिताब हासिल किए, उनके प्रति असम्मान नहीं व्यक्त कर रहा हूं, न मैं उनकी प्रतिभा के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा हूं, पर एक फूड फॉर थॉट सबको दे रहा हूं कि सब कुछ 94 में शुरू होकर 2003 में खत्म कैसे हो गया। इससे आपको समझना चाहिए कि ये सब कुछ चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है। एक और उदाहरण समझिए, ये पानी की एक बोतल आती है, 10 रुपए की आती है, छोटी सी बोतल, ठीक, पानी जैसी चीज 10 रुपए की बोतल आती है, मगर यूट्यूब फ्री है, फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, ट्विटर फ्री है, सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना है। ऐसा क्यों भाई? वो फ्री में क्यों दे रहे हैं आपको? और वो भी उस सभ्यता की तरफ से जिसके बारे में ये कहावत है, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तो क्यों फ्री में दे रहे हैं? वो फ्री में इसलिए दे रहे हैं कि आपके दिमाग को कैप्चर करना है, ताकि फिर जो वो आपको बेचना चाहेंगे, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचना चाहेंगे, आप उसे खरीदेंगे। वो आपके दिमागों को इस ढंग से कैप्चर कर रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी जो कहती है कि हम हर बात में बहुत लॉजिकल हैं, हमें हर बात का तर्क चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता, मुझे इसका भी लॉजिक चाहिए। हमारे शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता, मुझे इसका भी लॉजिक चाहिए। वो कभी नहीं पूछती कि मुझसे कहा गया कि अगर फटी हुई जीन्स पहन लो तो मैं फट से पहन लेता हूं या पहन लेती हूं, मुझे इसका लॉजिक पूछना ही नहीं है। दिस इज कैप्टिविटी ऑफ माइंड। ये बेचा जा रहा है आपको, इसलिए हमें भली भांति समझना होगा कि जो परिवार के ऊपर आघात है वो एम फैक्टर की वजह से है। मार्केट फोर्स, मैकॉले फोर्सेस, जो भारत की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके पूरी तरह अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और मार्क्सिस्ट फोर्सेस, अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी जो नास्तिक बनाना चाहती है। क्यों? अगर आपको नास्तिक बनाना है तो पहला रेजिस्टेंस परिवार से आता है। परिवार के लोग कहते हैं अरे भाई ये क्या कर रहे हो। अगर मार्केट फोर्स, क्यों? जितना टूटोगे उतना कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक। और मैकॉले फोर्सेस क्या? पूरे भारत में हिंदू धर्म संस्कृति को नष्ट करना। अगर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म या डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व टारगेट है तो उसका भी पहला रेजिस्टेंस परिवार से आता है। तो एम फैक्टर, मैकॉले, मार्क्स और मार्केट, और वैसे कोई चौथा एम भी जो आप लोग सोच रहे होंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो भी जो कुछ करना चाहता है तो पहला रेजिस्टेंस परिवार से ही आता है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से भारतीय परिवारों के अंदर इस प्रकार के बीज बोए जा रहे हैं जो कि आपको ले जाकर एक बड़े डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएंगे। परंतु यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, अपनी क्षमता और अपनी खोज के अनुसार बनना है, अपनी सोच के अनुसार बनना है, तो हमें इस परिवार की संस्था का संरक्षण रखना होगा। अन्यथा ये बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचा सकती। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ये देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमी को के लिए भी कितनी बड़ी चुनौती है। देश कितना भी विकसित हो जाए, अगर आगे जनसंख्या ही नहीं होगी तो क्या होगा। पहले शुरुआत होती परिवार से अलग हो, फिर मैं सेल्फ और इंडिपेंडेंट हूं, फिर वहां से बढ़ते हुए शादी हो तो एक आध बच्चा हो, एक बच्चा नहीं तो शादी ना हो, लिविंग रिलेशनशिप हो। और जो देश इसमें फंस गए उनका उदाहरण देखिए। आपको पता है कि 2.2 चाइल्ड पर कपल चाहिए टू सस्टेन द पॉपुलेशन। दुनिया में 2 देश ऐसे हैं आज की डेट में, दोनों विकसित देश हैं, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। अगर उन्होंने अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया तो एज पर एन एस्टीमेट अराउंड 2100 उनकी पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। वो कौन है? दुनिया में सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किस देश की है? सिंगापुर। सिंगापुर में ग्रोथ रेट 0.97 है, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो देयर इज अ फियर कि इफ दे हैव नॉट टेकन एनी करेक्टिव मेजर बाय 2100 उनकी पॉपुलेशन विल बी 0। तो भैया इस गाड़ी बंगले का होगा क्या? सेकेंड, साउथ कोरिया, इट्स ऑल्सो ए डेवलप्ड कंट्री, 0.72 है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उनके साथ भी यह खतरा है कि 2100 आते आते अगर उन्होंने कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया तो वो 0 के आसपास आ जाएंगे। चाइना, 1 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। अब आप चाइना में जाइए, वहां भी क्या हो गया?
आ गया पूरा लिबरलाइजेशन, भौतिकवाद आ गया, शादी करने की जरूरत ही नहीं, शादी करो तो बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं, अब तो शादी नहीं करने की जरूरत है। आज 2016 में डबल चाइल्ड पॉलिसी, 2022 में 3 चाइल्ड पॉलिसी, उसके बाद पॉपुलेशन नीचे जा रही है। शादी करने के 6 महीने बाद अथॉरिटीज फोन कर करके पूछती हैं आप कब बच्चा प्लान कर रहे हैं, हम आपको ये छूट देंगे, फ्लैट लेने में छूट देंगे, नौकरी में छूट देंगे, टैक्स में, उसके बाद किसी को जरूरत नहीं है। तो आप ये समझिए। और दूसरी तरफ वो यूरोप जहां पर निरंतर पॉपुलेशन गिर रही है यूरोप के देशों की, वहीं पर जो वहां इमिग्रेंट्स आए हैं, मुस्लिम इमिग्रेंट्स, एक एस्टिमेट के हिसाब से 20 साल से कम उम्र के जितने लड़के लड़कियां हैं यूरोप में, उसमें 25% मुस्लिम है। आज लंदन में 13 में 11 सबर्ब्स में मुस्लिम मेयर हैं। यूरोप के लिए प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि परिवार नष्ट कर दिया। अब उस बदलाव करने में कई पीढ़ियां चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है उसकी वजह से, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज अल्ट्रा नेशनलिज्म चैलेंज नहीं है, अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म चैलेंज है। अल्ट्रा इंडिविजुअलिज्म के हम प्रभावों में इस कदर आके फंस गए हैं कि आज यूरोप के अंदर वो संकट आपको सीधे आसन्न दिखाई पड़ता है। और अमेरिका में देखिए, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आया। देखिए ये सब क्या हो रहा है, और हमारे यहां भी उस ढंग की चीजें आ गई। फैमिली में इंटरफेरेंस सरकार का, भाई ये कहा गया कि तुम चिंता मत करो, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हें अपने बच्चों की केयर करने के, बूढ़े हो जाओगे, हम हैं ना, हम सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तुमको दे रहे हैं। ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो प्रेजेंट आया रोनाल्ड रीगन के जमाने में आया 82 में। उस समय बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने आगाह किया अमेरिकी सरकार को, डोंट नेशनलाइज द फैमिली, फैमिली को नेशनलाइज मत करो वरना इसके बड़े भारी दुष्परिणाम भविष्य में होंगे। उन्होंने उसको इग्नोर किया, और जब आपने सोशल सिक्योरिटी दे दी तो इंडिविजुअलिज्म पीक पे चला गया। आज भारत में भी क्या हो रहा है, हर चीज को ऐसा शिथिल कर दिया गया, लड़ो, खूब आराम से लड़ो, भाई भाई लड़ो संपत्ति के लिए, पति पत्नी लड़ो, बाप बेटे लड़ो, सब आपस में लड़ते रहो। अमेरिका में क्या हुआ लास्ट ईयर, आप जाके चेक करिएगा, 2024 फर्स्ट ईयर है जब सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन 50% हो गई है। अब वहां 50% पॉपुलेशन वो है जो काम कर रही है, और 50% वो पॉपुलेशन है जो काम ही नहीं कर रही है, वो सोशल सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है। अब चूंकि वहां पॉपुलेशन बूढ़ी ज्यादा हो रही है, तो आने वाले डिकेड्स में सोशल सिक्योरिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन का जो राइज होगा वो क्या होगा, वो लीनियर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से आफ्टर 25 ईयर्स अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी लाइबिलिटी कैन बी अराउंड बिटवीन 60 to 62 ट्रिलियन डॉलर्स, विच इज ट्वाइस द प्रेजेंट जीडीपी ऑफ अमेरिका। आप सोचिए कितने बड़े आर्थिक भंवर की तरफ वो देश आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जिन्होंने परिवार को तोड़ दिया। वो सारी लाइबिलिटी देखिए, इमोशनली क्या हुआ, संस्कार में क्या, वो छोड़िए, मैं तो प्योर कह रहा हूं मेरे भाई, तुम इमोशन को नहीं मानते, अर्थव्यवस्था को देख लो, तोड़ दिया तो क्या हुआ। और इसलिए हमारे यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि जिस समय हम प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे, तो उन्होंने कहा कि उसमें परिवार का जो मुखिया होगा, जिसके नाम पर रजिस्ट्री होगी, वो परिवार की महिला को बनाया जाएगा। और आज 2/3 जो प्रधानमंत्री योजना है 4 करोड़ मकान में, आधे से ज्यादा वो परिवार की महिला के नाम पे। क्यों? ताकि परिवार को जोड़ा जा सके। जिन कंट्रीज में परिवार को नहीं जोड़ा जा रहा है, वो आर्थिक दृष्टि से एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और सिक्योरिटी की दृष्टि से एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा आप चैलेंज समझिए जो सिक्योरिटी का चैलेंज आता है, चाइना ने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की 78 से, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो 45 साल से कम उम्र के हैं, दे आर द सिंगल चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट। सिंगल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, दे आर द पैम्पर्ड चाइल्ड। वो मरना नहीं चाहते, और वो हो गए भोगवादी। जो भोगवादी हो जाता है वो कभी जिंदगी नहीं मरना चाहता। वो कहता है खाओ पियो मौज करो यार, कहां मरने के बाद किसने देखा है। कोई अच्छा माने या बुरा माने, जीवन आहुति करने की प्रेरणा धर्म ही देता है। कोई इसको निगेटिवली भी यूज करते हैं, कुछ पॉजिटिवली भी यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, अमेरिका में क्या हुआ था, वियतनाम वार के दौरान कॉफिन जा रहे थे तो वहां की सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। आज चाइना के सामने समस्या है, गलवान में हमारे 20 सैनिक
बलिदान हुए, हमने सबकी सूची जारी की, ससम्मान सबके शव उनके गांवों तक पहुंचे। उन्होंने मृतक तो छोड़िए, एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, जबकि हैंड टू हैंड फाइट हुई थी, गोली नहीं चली थी। कोई कल्पना कर सकता है कि हाथापाई की लड़ाई में एक तरफ से 20 लोग मारे जाएं, दूसरी तरफ कोई घायल तक ना हो? डर है, क्योंकि वहां पर जब व्यक्ति जाएगा, उसका कॉफिन जाता है, तो कहते हैं जिंदगी खत्म हो गई। क्यों? अब तो वो नास्तिक है ना, अब वो चाइना बुद्धिस्ट चाइना थोड़ी है, अब तो नास्तिक चाइना है। इसलिए घबराहट है, इसलिए रुपया पैसा सारी चीजें लेने के बाद भी सिक्योरिटी खतरे में है। मगर संजय सेठ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वृद्धाश्रम की बात, मगर समाज के हर वर्ग से आपको कुछ सीखना भी चाहिए। मैं एक बात कहूंगा, वृद्धाश्रम की बीमारी बढ़ती जा रही है, मगर कुछ बातें किसी समाज की सराहनीय होती हैं। मुस्लिम समाज के कितने लोगों को आपने वृद्धाश्रम में देखा है? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, भाई भाई की लड़ाई प्रॉपर्टी को लेकर होती है, मुकदमे जाते हैं कोर्ट में। मुस्लिम समाज के कितने मुकदमे आपने देखे हैं कोर्ट में? वहां नहीं लड़ाई होती क्या? नहीं होती होगी क्या? क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट में? अब आइए, पति पत्नी का यहां झगड़ा होता है, खूब देखे हैं कोर्ट में, फैमिली कोर्ट भी बनी है। मुस्लिम समाज के कितने लोगों को देखा है कोर्ट में? नहीं देखा है। वहां परिवार की संस्था मजबूत है, उन्होंने अपने परिवार की संस्था को मजबूत रखा है। जो निर्णय होगा परिवार के अंदर ही होगा। जैसे एक दौर था हमारे यहां भी, भाइयों में बंटवारा है, चाचा ताऊ बैठ के जो तय कर देंगे पिताजी के जाने के बाद, वही फाइनल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अब आप इस षड्यंत्र को और भी गहराई से समझिए। फिल्मों में क्या बताया जाता है कि हमारे वो हीरो हीरोइन बताते हैं कि हमारी जो वो है वो जिंदगी वो कोई माँ बाप की जागीर है। हीरो या हीरोइन की जो माता या पिता होंगे वो विलेन ही होंगे। आप इसको गहराई से समझिए किस ढंग से। और आप ये समझिए कि साड़ी पहने हुए, बिंदी लगाए हुए, मंगलसूत्र पहने हुए जो महिला होगी वो दुष्ट सास या षड्यंत्रकारी भाभी होगी। परिवार को तोड़ने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में किस ढंग की चीजें भरी जा रही हैं उसको आप समझिए। और साथ देने वाला कोई बाहर का व्यक्ति होगा। और संस्कारों को यहीं पे नहीं खत्म किया जा रहा है। प्रोफेसर सनकी होगा, वीरू सहस्त्रबुद्धे टाइप, ठीक। पढ़ने वाला व्यक्ति जो डिवोटेड स्टूडेंट होगा वो मूर्ख और नॉन स्मार्ट होगा, चतुर महालिंगम टाइप। और क्लास बंक करने वाला बढ़िया साइंटिस्ट होगा। और चोरी और पॉकेट मारी करके वो व्यक्ति हीरो होगा, कहेगा मैं गरीबों में बांट देता हूं। ये एक लेफ्ट एजेंडा है जो दिमागों में भरा जा रहा है टू ब्रेक द फैमिली। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमें इस चीज को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि हमारे परिवार की संस्था पर किस प्रकार से किस किस तरीके से आघात हो रहे हैं। और संपूर्ण देश तभी विकसित हो पाएगा जब भारत अपने परिवार के हिसाब से, अपने संस्कार के हिसाब से विश्व को नेतृत्व देगा। और मैं फिर यहां पे अंत में एक और बात भी कहना चाहता हूं, दुनिया में सब जगह संस्कृति खत्म हो गई, फैमिलीज खत्म हो गई, सिर्फ हमारे यहां बचे। आज हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। वी आर द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड वी आर ऑल्सो द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। बट दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, दिस इज हाफ ट्रूथ। वी आर द बिगेस्ट कंट्री, वी आर द यंगेस्ट कंट्री, बट वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। वी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप चाइना से शुरू करिए, मेसोपोटामिया, ग्रीस, वहां से लेके रोम, इंका, माया, एस्टेक सब खत्म हो गए। इतिहास की किताबों में हम एकमात्र जीवंत सभ्यता है। और इसीलिए जब भारत का उदय होगा तो यह विश्व को एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देगा, समाज से लेके और विश्व तक। वो ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या होगा? जब समाज, आप परिवार में सहिष्णुता होगी, आप दूसरे के लिए कर्तव्य का पालन करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहिष्णुता होगी। जैसे भगवान राम, चारों भाइयों में एक प्रेम है, और वैसे ही पूरे दुनिया को भी जीतने के बाद उन्होंने रावण पे कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। और यहां पर एक और बात समझिए, अंत में एक पॉइंट और कह दूं, इसके पीछे एक साइंस भी है, आप माने या ना माने।
पहले तो आप ये समझिए कि हमारे संस्कार कैसे थे परिवार को लेकर, फिर आपको साइंस का भी एक पॉइंट बता के विषय को समाप्त करता हूं। हमारी ये संस्कृति है जहां 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक पिता के एक वचन पे राजपाट छोड़ के वन जाने को तैयार, दूसरा लक्ष्मण उनके साथ वन जाने को तैयार, तीसरा भरत जिसको राज मिला वो कह रहा मैं शासन नहीं करूंगा, खड़ाऊ रख के शासन करूंगा और मैं राजधानी में प्रवेश ही नहीं करूंगा, तो मैं बाहर रहूंगा। तो चौथा शत्रुघ्न वो कहता है राजा तो भरत हैं परंतु मैं एक व्यक्ति को तो राजधानी में रहना होगा तो मैं रहूंगा। और एक दूसरी तरफ भी 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने बाकी 3 का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में बंद कर दिया और उसके बाद अब यहां से देखिए वो भारतीय परंपरा से कैसे कनेक्ट होता। आखिरी दिनों में जब शाहजहां जेल में बंद था तो उसको पानी जो मिलता था वो लिमिटेड मिलता था, 1 सुराही पानी मिलता था। उसने औरंगजेब को लेटर लिखा कि भाई मेरे को पानी का कोटा बढ़ा दो। औरंगजेब ने मना कर दिया तो दुखी हो गया शाहजहां, तो उसने एक फारसी में शेर लिखा, कविता औरंगजेब को फारसी में है। उसने लिखा ए पिसर तू अजम मुसलमानी जे जिंदा पितरा जिंदा आब तरसानी आफरीन हिंदवार सदबार जे देहंद पिदरा मुर्दरावा दायम आब। अर्थात तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो 100 बार आफरीन उन हिंदुओं पे है जो पितृपक्ष में अपने मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। That's how you get connected। अब मरे हुए पिता को या पितरों को पानी क्यों दिया जाना चाहिए यह भी मैं बताता हूं लास्ट में साइंटिफिक बात कह के, ताकि आप चाहें ना परिवार को माने तो भी आप उससे जुड़े हैं। 2020 में जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है वो 3 साइंटिस्टों को मिला, उसमें एक ऑस्ट्रियन है, एक फ्रेंच है, एक अमेरिकन है। किस चीज को प्रूव करने के लिए? क्वांटम इंटेंगलमेंट। क्वांटम इंटेंगलमेंट जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, जिनको ना पढ़ी हो तो उन्हें इतना पता होना चाहिए कि इस प्रकृति में यदि एक कोई पार्टिकल है और इससे 2 पार्टिकल बन गए यानी अलग हो गए तो ये इंटेंगल्ड पार्टिकल है। तो अगर इंटेंगल्ड पार्टिकल में एक पे एक्शन होगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा irrespective of distance। ये आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने कहा। When you are talking about irrespective of distance, it doesn't mean 100-200 किलोमीटर, it means anywhere in the universe। अगर वो 100 लाइट ईयर्स दूर होगा, 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा। आइंस्टीन ने ये कहा था कि ये थ्योरी में तो दिख रहा है, ये प्रैक्टिकल कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये यूनिवर्स भुतहा हो जाएगा। पर 2020 में क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रूव हो गया, इसीलिए उन 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज दिया गया। मगर मैं यहां कहना चाहता हूं कि शायद आइंस्टीन भारतीय संस्कृति को थोड़ा सा समझे थे। अगर वो पूरी तरह समझें तो ये बताता है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये यूनिवर्स भुतहा नहीं है। अगर आप अपने पूर्वजों के इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं, इसको तो मानने में किसी को कोई वो नहीं, तो अगर आपने उनको कोई चीज तर्पण की, एक्शन हुआ एक इंटेंगल्ड पार्टिकल पे, तो ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा दूसरे इंटेंगल्ड पार्टिकल पे एनीवेयर इन द यूनिवर्स। वो किसी ग्रह पे हो, किसी आकाशगंगा में हो, ब्रह्मांड के किसी छोर पे हो, उन तक वो पहुंच जाएगा। तो ये ब्रह्मांड भुतहा नहीं है, ब्रह्मांड जीवंत है, इट्स अ लाइफ। यहां पे साइंस को सोचना पड़ेगा कि आपका साइंटिफिक डॉगमा है द यूनिवर्स इज डेड, द यूनिवर्स इज अलाइव। क्योंकि अलाइव में ही शरीर में एक जगह सुई चुभती है, तुरंत माइंड पे ऊपर रिएक्शन पहुंचता है। तो इसलिए हम माने या ना माने, जो लोग अपने माता पिता भाई बहन सबके आप इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं, एक्शन एक पे होगा, रिएक्शन ऑटोमेटिकली दूसरे पे होगा। एक बार की घटना है, मेरे हाथ में एक बार चोट लग गई, मैं इंजीनियरिंग का छात्र था। अब इसको कोई माने ना माने, मजाक उड़ाना हो, जो भी करना हो, वो एक अलग बात है। तो जैसे होता है कि भाई चोट लगी तो दिखाने के लिए गए, आदमी ये भी दिखाता ना, किसी पंडित को दिखाया, ज्योतिषी को दिखाया, तो उन्होंने जानते क्या कहा कि ये फला वाला रत्न कौन पहने? मैं नहीं, मेरा भाई पहने। तो पूछा भी, मतलब माता जी ने, ये नहीं भाई पहने, क्योंकि भाई और बहनों के भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, पिता और माता के भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक कॉस्मिक वेब है जिसमें हम सब लोग जुड़े हुए